नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियां। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने संसद बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और अभी आज जो क्लास रहेगी वो संसद पूरी समाप्त करके ही समाप्त करके ही क्लास को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, संसदीय समितियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार पढ़ लेंगे, फिर संसद आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। जो भी क्वेश्चन संसद से बनेंगे इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकते, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं संसदीय समितियाँ। चलिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले संसदीय समितियाँ जो मुख्य रूप से संसदीय समितियाँ वो देख लेंगे हम लोग, इससे बात क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है, गारंटी है। तो पहली बात है, पहला जो संसदीय समिति है वो है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है ये। ठीक है, वित्तीय समिति। नंबर 2 हल्का से नीचे लिखा जाए, नंबर 2 है विभागीय समिति। विभागीय समिति। नंबर 3 है जांच समिति। जांच समिति। नंबर 4 है सदन समिति। सदन समिति। नंबर 5 है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति। नंबर 6 है सेवा समिति। सेवा समिति। ठीक है, इतनी समितियाँ हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों बहुत लोग अगर वीडियो देखेंगे मेरा, ठीक है, तो वो लोग ये बात नोटिस करेंगे कि मैं बहुत ही सुस्त तरीके से पढ़ाता हूँ। ना तो मेरे चेहरे पे कभी स्माइल होती है, ना ही एनर्जेटिक लगता हूँ। तो देखिए इसकी वजह यह है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे पता है कि सामने कोई नहीं देखने वाला है, कोई भी नहीं देखने वाला है। तो मैं क्या अलग से बातें करूँ, क्या आपसे मुस्कुरा के बात करूँ, मुझे पता है कोई देखने वाला है नहीं। मैं तो कैमरे में देख के अपना काम करता रहता हूँ। ठीक है, हिंदी पूरी पढ़ा चुका हूँ, रीजनिंग पूरी पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी भी चल रही है और आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे फ्री में, वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन अब जो ये दर्द है ना कि सामने कोई देखने वाला नहीं है, तो वो अब छलकने लगा है। पहले तो चलो ठीक है, नई नई बात थी, शौक था, लेकिन अब जो है दर्द जो है बाहर छलकता है। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं आ रही है। हिम्मत में कभी हारता नहीं हूँ, ना हारूंगा। तो अपना काम मैं करता रहूँगा, लेकिन दर्द जो है वो तो छलकेगा ही ना शकल से। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है कि ये भी कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। मैं सिर्फ अपने कैमरे से अपने आप से कह रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, कभी 10-20 साल में कभी वीडियो चलेगा तो चलेगा, तो लोग देखेंगे तो उनको मैं पहले से बता दूँ कि भाई देखो ऐसी बात थी यहाँ पर। ठीक है, 750 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं चैनल पर, लेकिन कोई भी चैनल पर कोई भी ठीक से रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। जो सब्सक्राइब करते हैं पता नहीं क्या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कभी देखते भी नहीं है वो, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग किस पे, वित्तीय समिति पर। वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। भाई देखो ये मार कर देखो कहाँ चला गया। वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राक्कलन समिति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्राक्कलन समिति। दूसरी कौन सी होती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। विभागीय समिति में कुछ नहीं है, आगे देखेंगे अभी। जांच समिति में देखिए कितने हैं। विशेषाधिकार समिति होती है ये, इसके अंतर्गत इतनी है। ठीक है, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति, याचिका समिति। और कौन सी है? आचरण समिति। तो ये इसके अंतर्गत आ गई, आचरण समिति है इसके अंतर्गत आ गई भाई। ठीक है, सदन समिति क्या होती है? सदन समिति के अंतर्गत भी कई समितियां हैं, जैसे कि नियत समिति इसके अंतर्गत काम करती है। नियत समिति, ठीक है, नियत समिति। और सदन में जो अनुपस्थित सदस्य होते हैं उनसे संबंधित भी एक समिति होती है, वो सदन समिति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं अनुपस्थित समिति, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, समिति। इसमें इसके अंतर्गत एक वित्तीय समिति भी आती है, अलग से भी वित्तीय समिति भी आती है। फिर चौथी समिति क्या इसमें आती है? जो गैर सरकारी द्वारा जो विधेयक होते हैं ना, गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो विधेयक पेश किए जाते हैं उनकी जांच की संबंधी ये जो समिति होती है। ठीक है, तो गैर सरकारी
गैर सरकारी विधेयकों संबंधी समिति लिख लीजिएगा। समिति, अन्वेषण समिति कितने प्रकार की होती है ये देखो। अन्वेषण समिति जो होती है, जैसे सरकारी आश्वासन समिति होती है, एक सरकारी आश्वासन समिति, आश्वासन समिति होती है, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति होती है वो इसके अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति। और तीसरी समिति कौन है? तीसरी समिति है पत्र समिति। पत्र समिति, सेवा समिति में क्या क्या है देखो, जैसे कि आवास समिति है, आवास समिति, ठीक है। आवास समिति है, वेतन भत्ते समिति, वेतन भत्ते समिति, और वेतन भत्ते समिति हो गया। ग्रंथालय समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, ठीक है। ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक मिनट, हाँ, वित्तीय समिति पढ़ेंगे हम लोग, विभागीय समिति पढ़ लेंगे, बाकी समिति पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का, उसमें ये सब पूछा नहीं जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लेगा कि याचिका समिति किसके अंतर्गत काम करती है, तो जांच समिति के अंतर्गत काम करती है। सदन में जो है, जो सदस्य हैं अनुपस्थित हैं, उनसे संबंधित जो समिति होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो सदन समिति के अंतर्गत आती है, इतना याद रखना है। तो आप पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं आपको ये पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि आवास समिति सेवा समिति की एक भाग है, वेतन भत्ते समिति सेवा समिति का एक भाग है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति किसका भाग है, ये भाग है अन्वेषण समिति का, ये इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले वित्तीय समिति देखते हैं पहले, ठीक है। वित्तीय समिति में पहले देखेंगे लोक लेखा समिति। ये तीनों समितियां जो है इसके अंदर प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो क्वेश्चन पेपर में अक्सर बनता रहता है, ठीक है। लेकिन आपको शायद विभागीय समिति नहीं पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डालते हैं हेडिंग, हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं लोक लेखा, लोक लेखा समिति। अब देखो जल्दी जल्दी मारकर चल रहा है, अंदर से वो मजा थोड़ा ना आता है। अभी भी मुझे पता है कि कोई देख नहीं रहा है, अब मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कोई नहीं देख रहा है। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति क्या होती है, इसमें सबसे पहली बात देखो ये क्या होती है, लोग अभी देखो बताता हूँ, ठीक है। लोक लेखा समिति क्या होती है, देखो इसमें सदस्य कितने होते हैं, पहले क्वेश्चन ये बनेगा, सदस्य इसके होते हैं कितने, 22। इसमें लोकसभा के कितने होते हैं, लोकसभा के होते हैं 15, और राज्यसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के होते हैं भाई 7। तो 15 7 22 हो गया। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि कितने सदस्य इसमें होते हैं लोक लेखा समिति में, तो भाई 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। ये अभी तक की सबसे पुरानी समिति है, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर्स के टाइप की, ठीक है। 1921 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो 1921 में गठित हुई, ठीक है। और देखो इसमें जो सदस्य होते हैं, ये बात समझो, इसमें सदस्य कोई मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 2 3 सदस्य जो होते हैं, सदस्य मंत्री नहीं होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष वो कौन होता है, अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है, ठीक। अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी होता है, विपक्षी होता है। अध्यक्ष जो होता है विपक्षी होता है, और अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और ये 1967 से चला आ रहा है, ये चीज 1967 से चली आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं विपक्षी पार्टी के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं,
जैसे 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, सॉरी लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। इसका मुख्य रूप से काम क्या है ये समझो, मुख्य रूप से इसका काम क्या है। पहली बात देखिए, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, जो भी व्यय वगैरह होते हैं, उसकी देखरेख करने के लिए ये लोक लेखा समिति काम करती है। कैग जो है ना, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो इसके जस्ट बाद जो है, इसके बाद जो है तुरंत वही स्टार्ट करना है। आज संसद समाप्त हो जाएगी, कल आपकी जो क्लास होगी वो उसी को होगी। जो कैग होता है वो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, सारा कुछ रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट फिर लोक लेखा समिति के पास आती है, तो लोक लेखा समिति जो होती है उसकी जांच करती है, वो उसको जांच करती देखती है कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और देखिए इसका अध्यक्ष कौन सा होता है, विपक्षी पार्टी का होता है। तो वो तो कोई घोटाला करेगा नहीं, क्योंकि वो तो घोटाला और ऊपर से निकालेगा उसमें से। तो इसीलिए इसका अध्यक्ष कौन रखा जाता है, मतलब 7 सदस्य इसके राज्यसभा के हैं और अध्यक्ष है उसका, ठीक है। जबकि 15 तो अध्यक्ष भाई उनके पास है, तो 15 का ज़्यादा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। सदस्य भले कम कर दिए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष भी वहीं से बनाया गया, राज्यसभा का ही बना है, राज्यसभा नहीं सॉरी विपक्षी का ही बनाया गया है, ठीक है, विपक्षी पार्टी का ही, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो लोकसभा में भी होती है ना। तो उसका ये नेता होता है, तो उसकी जांच करना, ठीक है। तो आय व्यय की, बस ऐसा लिख लो कि सरकारी आय व्यय की जांच करना, सरकारी आय व्यय की जांच करना। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 1 साल, ये बात ध्यान रखिएगा, कार्यकाल इसका 1 साल तक होता है भाई, तभी तो फटाफट काम होते हैं इसमें। इसका कार्यकाल यूपी ट्रिपल का कार्यकाल 1 साल का अध्यक्ष का हो, तो देखो नींद नहीं आएगी उसे काम करने पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति, यहां पर देख लो प्राक्कलन समिति देखते हैं। प्राक्कलन समिति ये क्या होती है, इसमें अध्यक्ष, पहली बात इसमें सदस्य कौन होता है, तो सदस्यों की संख्या, पहली बात ध्यान रखो, पहली बात क्या है कि सदस्यों की संख्या। अच्छा ये कब से है, ये 1964 से है, ठीक है, 1964 से प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था, नहीं 1950 सॉरी 1950 में इसका गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सदस्य कितने होते हैं, सदस्य होते हैं इसमें 30 और सभी लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। 30 में से ही एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वही जो है 30 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। और मान लीजिए कि इसमें 30 सदस्यों की कमेटी जो गठन किया गया है सदस्यों का, इसमें अगर मान लीजिए लोकसभा के उप सभापति यानी उप अध्यक्ष आ जाते हैं, उपाध्यक्ष अगर आ जाते हैं 30 सदस्यों में से, तो वो ऑलरेडी अपने आप जो है वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। तो लोकसभा को अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनसे वरिष्ठ कौन होगा भाई, जब वही आगे इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष के बाद तो इसका नंबर आता है उपाध्यक्ष के बाद। अब उपाध्यक्ष इसमें कमेटी में शामिल होगा, तो ये कि इनके आगे किसी को खड़ा करके अध्यक्ष बनाया जाएगा, वही तो बन जाएंगे उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। तो 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, लोकसभा में ही होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका देखिए काम क्या होता है, इसमें भी देखो कोई भी जो सदस्य होते हैं मंत्री नहीं होते हैं। मंत्री मतलब क्या, संसद तो होते हैं, देखो ये जो समितियां होती है ना, ये राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है सारी समितियां, तो सारे सांसद ही होते हैं सब, ठीक है, सांसद ही होते हैं, तो मंत्री वगैरह नहीं होते इसमें, तो मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें भी मंत्री नहीं। नंबर 3 पॉइंट देखो इसका काम क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये प्राक्कलन समिति का मतलब काम क्या होता है, ये देखो प्राक्कलन समिति जो होती है, तो जैसे बजट पास होता है, बजट 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो बजट सत्र सबसे लंबा चलता है, मैंने बताया था आपको। तो बजट सत्र में क्या होता है कि जैसे कि फरवरी में आता है तो उसमें बजट पेश किया जाता है, उसके बाद कुछ छुट्टी हो जाती है, उसमें कुछ क्या होता है, उसमें अनुमान वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वही उसी के दौरान क्या होता है कि इसमें ये जो है समिति, प्राक्कलन समिति काम करती है। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ लिखते हैं कि बजट के अनुमान की जांच करती है ये समिति, और 6 महीने से ज़्यादा का समय लगता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय लगता है, ये ध्यान रखिएगा, आगे लिख लीजिएगा। बजट के अनुमान की सही जांच करती है ये, ठीक है, अनुमान की जांच करती है, और 6 महीने से ज़्यादा। ऐसा होता है कि जिस वर्ष ये होती है ना, उस वर्ष तो बजट पे कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि 6 महीने हो जाते हैं भाई, जो कुछ होना सब कुछ पास हो गया। लेकिन इस समिति की जो रिपोर्ट होती है, ये अगले वर्ष काम आती है कि भाई देखो पिछले वर्ष देखो आपने यही अनुमान लगाया था, तो ये जो प्राक्कलन समिति है वो उसने कुछ चीज़ें कम कर दी। मतलब क्या है कि जांच का काम करती है कि भाई देखिए कि कोई खर्च लेना चाहते हैं,
भारतीय खजाने से खर्च लेना चाहते हैं तो कितना खर्च ले रहे हैं, कितना शिक्षा विभाग में जा रहा है, कितना परिवहन विभाग में जा रहा है, तो ये अनुमान होता है ना। अब इसे अनुमान क्या, मतलब जैसे कि मान लीजिए शिक्षा विभाग में मान लिया एक बच्चे पर सालाना 5 रुपये खर्चा है, लेकिन आप दे रहे हैं 2,500 रुपये, ठीक है, या 10,000 खर्चा है तो आप दिखा रहे हैं 20,000 खर्चा। तो ये मतलब क्या है कि यही जांच करती है, तो 6 महीने बाद रिपोर्ट आती है इसकी, ठीक है, तो ये अगले वर्ष के लिए काम आती है। तो अच्छा, एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोक लेखा, और लिख लेना, लिख लो, लोक लेखा और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जो है ये जुड़वा बहन के रूप में कार्य करती हैं, जुड़वा बहन के रूप में, ठीक है। चलिए भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका भी कार्यकाल दोस्तों होता है 1 वर्ष का, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर नीचे ही देख लेते हैं, यहाँ पर लोक उपक्रम समिति, देखो क्या है इसमें छोटी सी बात यह है कि पहले 1964 में इसका गठन हुआ था। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 1964 में गठन हुआ था, 1950 में गठन हुआ था, 1921 में, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में बड़ा ही दर्द देंगे आपको, ठीक है। तो 1964 में गठन हुआ था। सदस्य की संख्या की बात करते हैं तो इसमें भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, लोकसभा, ठीक है। और कैग की रिपोर्ट पे काम करता है ये, कैग की रिपोर्ट पर काम करता है। देखो ऐसा है, जो सरकार के अंडर में जो कंपनियां हैं जैसे कि एनटीपीसी, गेल, भेल, ठीक है, और देखो याद नहीं आ रहा है, और कौन सी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं ना, तो उनके लेखा जोखा का जो कार्य है वो कैग करता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट इनको देता है, ठीक है, कैग रिपोर्ट अपनी इनको देता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विभागीय समिति। ये आपको समझ में आ गया होगा, अध्यक्ष इसके आपको याद रखने हैं, कहाँ से कितने अध्यक्ष होते हैं। इसका भी 1 साल का ही कार्यकाल होता है, सभी का कार्यकाल 1 साल का होता है इसमें। तो विभागीय समिति, देखो विभागीय समिति जो होती है, तो विभागीय समिति में उसके अंतर्गत जानते हो कितनी समितियां काम करती हैं? 24 समितियां काम करती हैं विभागीय समिति के अंतर्गत, ठीक है। विभागीय समितियां, विभागीय समितियों में दोस्तों क्या होता है कि 24 विभाग होते हैं, 24 समितियां होती हैं। क्वेश्चन बने कि विभागीय समितियों में कितनी समितियां होती हैं, आपके बताना है आपको 24 समितियां होती हैं, जिसमें से अगर सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, अगर सदस्य की बात करें, सदस्य, तो सदस्य होते हैं 31, जिसमें 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य होते हैं, 21 सदस्य होते हैं लोकसभा के, 21 सदस्य लोकसभा, ठीक है, 21 सदस्य लोकसभा, और बाकी बचे 10, तो 10 राज्यसभा के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है कि जो 24 समितियां होती हैं ये किसके किसके अंडर में होती हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 24 में 16 जो होती है ना, 16 वो लोकसभा के अंडर में होती हैं, लोकसभा, और अब बची कितनी, 8, तो 8 जो होती हैं वो किस में आती हैं, राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, राज्यसभा के अंडर में आती हैं। इसका काम क्या होता है, ये क्यों रखी जाती है, तो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट बनाने के लिए रखी जाती है। ये प्राक्कलन समिति जो अभी पढ़ाया मैंने, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और 15 से 20 दिन के अंदर ये रिपोर्ट बना के दे भी देती है। तो खाली रिपोर्ट बनाना ही इसका काम नहीं होता है, जो विधेयक पेश किए जाते हैं ना सदन में, जो सदन में जो विधेयक आते हैं उनकी भी जांच पड़ताल करने के लिए ये काम करती है। ये जो 24 विभागीय जो समितियां होती हैं ना, विभागीय समितियां, वो भी काम करती हैं इसके लिए। तो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट बनाने के लिए इसका कार्यकाल, इसका जो है काम किया जाता है, इसको जो है गठित किया जाता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब देख लेते हैं हम लोग संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, बस यही संसद का लास्ट टॉपिक है, संसदीय विशेषाधिकार। बाद में संसद आपकी पूरी समाप्त होती है, ठीक है। संसद पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है आदमी, अगर सही से पढ़ाए तो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, देखो क्या होता है इसमें। देखो अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को ये अधिकार दिया गया है, सदस्यों को भी अधिकार दिया गया है और समितियों को भी अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त, मतलब विशेष अधिकार प्राप्त है।
विशेषाधिकार क्यों दिया गया है इनको, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, किसी का हस्तक्षेप ना इसमें भाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार से देखेंगे, एक तो देखेंगे व्यक्तिगत किसी को जो सांसद है, ठीक है, व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत अधिकार देखेंगे। व्यक्तिगत अधिकार देखेंगे तो वो देखो क्या है कि व्यक्तिगत अधिकार में दोस्तों क्या है कि जो आपने देखा होगा लोकसभा में क्या होता था कि राज्यसभा में कहीं पर भी देखेंगे आप, उसके अंदर सदन के अंतर्गत कि जो सांसद होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है भैया, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। हाँ, लेकिन न्यायाधीश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में बोल नहीं सकते वो। जब तक उनको हटाने का प्रस्ताव पारित ना कर दिया जाए तब तक उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, बाकी वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखते होंगे किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सांसद, किसी मंत्री के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, उसको जो है आप जो है क्या बोलते हैं उसको, न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते, उस पर केस वगैरह दायर नहीं होगा। सांसद को ये अधिकार है। ठीक है, ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह है कि संसद के सत्र, दो लिखो, पहली बात तो हो गई ना यहाँ पर, संसद के सत्र के दौरान किसी भी सांसद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, तीसरी बात देखो क्या है, तीसरी बात यहाँ पर लिख लेना। तीसरी बात देखो क्या है कि सत्र जब चल रहा होता है, सत्र के आरंभ होने से 40 दिन पहले और सत्र के खत्म होने के बाद 40 दिन बाद तक किसी सांसद की जो है दीवानी के मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 बातें मैंने आपको बताई। प्रत्येक सांसद को मत देने का भी अधिकार होता है, अपने सदन के अंदर प्रत्येक सांसद को मत देने का भी अधिकार होता है। अब देखते हैं सामूहिक अधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 118 के तहत ये संसद को विशेषाधिकार दिया गया कि वो अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या कहता है, सदन के अधिकारी, सदन के सदस्य हों चाहे अधिकारी हों, ठीक है, ये सदन की अनुमति के बगैर सदन की कार्यवाही के बारे में, ठीक है, कार्यवाही के बारे में कोई भी साक्ष्य न्यायालय को नहीं देंगे, ना ही कोई दस्तावेज पेश करेंगे जब तक सदन की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और देखो सदन की अनुमति प्राप्त किए बिना परिसर में किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये भी बताया गया है। ठीक है, और सदन को किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही के दौरान, ठीक है, सदन से बाहर भी कर सकता है। सदन को ये विशेषाधिकार दिया गया कि जो बाहरी व्यक्ति है, सदन का व्यक्ति नहीं है, मतलब वो, ठीक है, सदस्य नहीं है, उसको बाहर भी कर सकता है अपनी कार्यवाही के दौरान, लेकिन जो महान्यायवादी है, ठीक है, उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भाई वहाँ पर उनका सरकारी वकील होता है, तो उसको नहीं कर सकते। बाकी किसी भी बाहरी व्यक्ति को संसद जो है अपनी कार्यवाही के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को बाहर कर सकती है, ये इसको विशेषाधिकार प्राप्त है। और देखिए प्रत्येक सदन जो है, मतलब दोनों सदन हैं, दोनों सदनों को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित कर सकती है या ना भी करे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ओवैसी जी ने क्या किया था, वो जो एक नागरिकता क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, तो उसको फाड़ दिया था उन्होंने, तो उतना प्रकाशित नहीं हुआ था। तो प्रकाशित करने या ना प्रकाशित करने का भी अधिकार संसद को विशेषाधिकार के रूप में दिया गया है कि वो चाहे कुछ चीज़ें अपनी कार्यवाही की प्रकाशित कर सकता है और कर सकती है, चाहे वो ना करे और कुछ चीज़ें ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संसद जो है, संसद वो पूरी समाप्त होती है। कोई भी संसद को लेकर किसी भी चीज़ को डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है देख तो कोई वीडियो रहा नहीं है, ठीक है, खाली मैं चिल्ला रहा हूँ फालतू में, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटी होती हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।